हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप लोग देखेंगे कक्षा 10वीं के एनसीईआरटी गणित से चैप्टर 6 के एनसीईआरटी प्रमेय 6.3। एनसीईआरटी प्रमेय 6.3 को हम लोग ए समरूपता के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एनसीईआरटी प्रमेय 6.3 के कथन को पढ़ेंगे, उसके बाद इस प्रमेय को सत्यापित करके ठीक तरीके से इसको समझेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और हर एक पॉइंट को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको ये प्रमेय जो है ठीक तरीके से समझ में आ जाए। तो प्रमेय में कहता है, यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हों तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में यानी कि समानुपाती होती है और इसलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, दो त्रिभुज का निर्माण करना है और दो त्रिभुजों का निर्माण इस प्रकार से करना है कि उनकी संगत कोण जो है क्या हो, बराबर हो। ठीक है, तब उनकी संगत भुजाएं क्या होगी, अनुपाती होगी। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है और इसलिए ये त्रिभुज समरूप होंगे, ये हमें दर्शाना है। ठीक है, तो हम फिगर बना के रखे हैं, तो आप लोग फिगर को देख करके समझने का प्रयास कीजिए। तो यहाँ जो है दो त्रिभुज में संगत कोण बराबर रहता है। हम दो त्रिभुज ABC और DEF कुछ इस प्रकार से लिए हैं कि जिसमें संगत कोण A जो है कोण D के बराबर है। उसी प्रकार क्लॉकवाइज घुमाते हुए C पे आएंगे तो इसमें D से EF पे जाएंगे तो कोण C जो है कोण F के बराबर है और कोण E जो है कोण B के बराबर है। तो जैसा कि हम इस फिगर को बनाए हैं और जिस प्रकार से इधर हम इसके कथन को लिख लिए हैं, मतलब त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में कुछ इस प्रकार से है कि कोण A जो है कोण D के बराबर है, कोण B जो है कोण E के बराबर है। ठीक है, कोण C जो है कोण F के बराबर है, ऐसा हमने लिख लिए हैं। तो इसमें हमें सिद्ध क्या करना है, उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है। मतलब संगत भुजा यदि लें तो इसका AB का संगत भुजा इस हिसाब से DE हो जाएगा और AC का संगत भुजा त्रिभुज DEF में DF हो जाएगा और BC का संगत भुजा क्या हो जाएगा, EF। तो हमें ये प्रमाणित करना है यानी कि सिद्ध करना है कि संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है। मतलब AB बटे DE बराबर BC बटे EF और बराबर सिद्ध करना है AC बटे DF। और लास्ट में क्या हो जाएगा, ये त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। मतलब ये भी सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF। तो ये तो स्वाभाविक है, जब दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होगी, अनुपातिक होगी, तो वो दोनों त्रिभुज स्वाभाविक ही क्या होंगे, समरूप होंगे। तो अब यदि हम इन दोनों त्रिभुज को ध्यान से देखें तो इन दोनों त्रिभुजों में हमें दिया हुआ है पहले से कथन में कि संगत कोण जो है क्या है, बराबर है। तो इन दोनों त्रिभुजों में कुछ स्थिति बनती है, तो उस स्थिति को हम समझेंगे। तो वो स्थिति क्या बनती है कि यदि त्रिभुज ABC के ठीक बराबर त्रिभुज DEF हो। ठीक है, त्रिभुज ABC के ठीक बराबर क्या हो, त्रिभुज DF यानी कि क्षेत्रफल, जो एरिया इस त्रिभुज का है वही एरिया क्या होगा, यदि इस त्रिभुज का होगा त्रिभुज DEF का, तो क्या स्थिति बनेगी, दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे, क्योंकि कोण दोनों के क्या होंगे, बराबर होंगे। और इसमें यदि दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है तो इनकी भुजाएं जो है क्या होगी, वो भी बराबर होगी। तो उस हिसाब से ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। तो इसमें तीन स्थिति बनते हैं। तो तीनों स्थिति को हम लिखते हैं, पहले केस फर्स्ट में और केस सेकेंड में और केस थर्ड में। तो पहली स्थिति में क्या बताया कि ABC जो त्रिभुज है वो DEF के बिल्कुल बराबर हो सकती है ना। यानी कि जब दोनों बराबर होगी तो इसकी भुजाएं भी बराबर होगी। तो किसी एक भुजा को हम ले लेंगे, तो BC को ले लेते हैं कि BC भुजा जो है बराबर है EF भुजा के बराबर है। ठीक है, उसी प्रकार से केस दूसरे को समझते हैं। तो केस दूसरे में क्या हो सकता है कि यदि हम ले कि त्रिभुज ABC जो है इसका क्षेत्रफल त्रिभुज DEF के क्षेत्रफल की अपेक्षा कम है। ठीक है, तो जब इसके क्षेत्रफल की अपेक्षा, मतलब त्रिभुज DEF के क्षेत्रफल की अपेक्षा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल यदि कम होगा, तो चूंकि इनके संगत कोण क्या है, बराबर हैं, तो इनकी भुजाओं के अनुपात में इनकी भुजा जो है क्या होगी, छोटी होगी, है ना। अर्थात यदि हम ले यहाँ से कि कोई एक भुजा, जैसे AB ले लेते हैं इसमें, तो AB भुजा जो है छोटा है त्रिभुज DE भुजा की, क्योंकि हम माने हैं क्या कि त्रिभुज DEF जो है बड़ा होगा त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल से। तो इसकी भुजाएं
इसकी भुजाओं के अपेक्षा क्या होगा, छोटा होगा, क्योंकि इसका क्षेत्रफल अधिक है तो इसकी भुजाएं अधिक बड़ी होगी और इसकी भुजाएं क्या होगी, छोटी होगी। और उसी हिसाब से केस 3 को देखते हैं तो इसमें हो सकता है कि त्रिभुज ABC जो है त्रिभुज DEF के क्षेत्रफल से क्या है, अधिक है। तो जब ये अधिक होगा इसका क्षेत्रफल, मतलब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अधिक होगा, तो इसकी भुजाओं की अपेक्षा इसकी भुजाएं क्या होगी, बड़ी होगी, क्योंकि संगत कोण क्या है, बराबर होगी। तो जब ये भुजा बड़ी होगी तो ये भी भुजा बड़ी होगी और ये भी भुजा बड़ी होगी, है ना। और जब ये छोटी होगी, ये छोटी होगी इसके अपेक्षा, ये छोटी होगी तो ये भी छोटी होगी, क्योंकि संगत कोण क्या है, बराबर है। तो यहाँ से हम लिखें कि AB जो है यहाँ बड़ा है त्रिभुज D। तो ये 3 केस बनते हैं इन दोनों त्रिभुज के अंतर्गत यदि इनके संगत कोण क्या है, बराबर है। तो पहले केस में तो आप ध्यान से देखें कि ये दोनों त्रिभुज में संगत कोण तो बराबर है ही, तीनों केस में तो वही होगा कि संगत कोण बराबर है, ये पहले से दिया हुआ कथन में ही। और 3 केस और बन रहे हैं कि तीनों केस में पहला क्या है कि ये त्रिभुज का क्षेत्रफल इस त्रिभुज के बराबर है। तो ऐसी स्थिति में ये दोनों त्रिभुज पहले केस में ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम होंगे, मतलब इनके सभी अंग क्या हो जाएंगे, समान होंगे, क्योंकि दोनों को क्षेत्रफल क्या है, बराबर है और संगत कोण भी बराबर है। तो दोनों त्रिभुज जब सर्वांगसम हो जाएंगे तो इनकी भुजाओं का अनुपात हर स्थिति, मतलब AB बटे D बराबर BC बटे EF और बराबर AC बटे DF बराबर 1 आएगा, है ना, क्योंकि इनके क्षेत्रफल क्या है, बराबर है। तो भुजाएं भी बराबर होगी और कोण भी बराबर है, इसलिए भुजाएं बराबर होगी, ठीक है। तो पहला केस इजी है। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग इस केस को खुद सोल्व कर लीजिएगा। तो हम लोग केस 2 से चलेंगे। तो केस 2 थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो इसको ध्यान से देखिएगा और ध्यान से समझिएगा। तो आइए इसको हम हल करते हैं। केस सेकंड में आएंगे। तो केस सेकंड में क्या है, AB जो है छोटा है भुजा D के। तो फिर से हम त्रिभुज का निर्माण करेंगे। तो ये हम त्रिभुज बना लिए। तो यहाँ हमें क्या है, AB जो है भुजा AB D भुजा से छोटा है, तो उस हिसाब से हम त्रिभुज को ABC त्रिभुज को त्रिभुज DEF के अपेक्षा क्या बनाएंगे, छोटी बनाएंगे, ताकि हमको समझने में ज़्यादा कठिनाई नहीं हो। DEF कुछ इस प्रकार से बना लिए। और इसमें अब क्या करना है, त्रिभुज DEF में कि त्रिभुज AB भुजा के बराबर त्रिभुज DE भुजा पे एक बिंदु काटना है। तो त्रिभुज AB की लंबाई जो भी है, तो यहाँ से हम मान लेते हैं कि AB भुजा की लंबाई यहाँ तक है और इसके बराबर यहाँ पे हम काट लिए, तो इसको बिंदु हम P दर्शा देते हैं, ठीक है। और फिर D से DF भुजा पे, है ना, AC के बराबर PDQ काट लेते हैं, ठीक है। AC भुजा के बराबर DQ और AB भुजा के बराबर DP काट लिए त्रिभुज DEF में, और इन दोनों को क्या करेंगे, मिला देंगे। तो यही लिखेंगे जो हम किए यहाँ पे। त्रिभुज DEF में AB बराबर DP तथा AC बराबर DQ काटा तथा PQ को मिलाया। समझ रहे हैं? इतना करने के बाद हम दोनों त्रिभुज को ध्यान से देखते हैं। तो इसमें AB भुजा और DP भुजा दोनों को हम बराबर लिए हैं और AC भुजा DQ भुजा के बराबर लिए हैं, और कोण A जो है कोण D के बराबर है, ऐसा कथन में कहा गया है। संगत कोण में आ जाता है ये। और जब ये बराबर हैं एक कोण और इसके दो भुजाएं और इसके अंतर्गत की एक कोण जो है पहले त्रिभुज की दूसरे त्रिभुज के बराबर है ना। पहले त्रिभुज का 2 भुजा और उसके अंतर्गत का एक कोण दूसरे त्रिभुज के 2 भुजा और उसके अंतर्गत के एक कोण के बराबर है, तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, यहाँ से सर्वांगसम होगा। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DPQ में AB बराबर DP यहाँ हम लिए हैं, काटे हैं उसमें, और क्या है AC बराबर DQ तथा कोण A बराबर कोण D। ऐसा क्या है, कथन में दिया हुआ है। तो यहां से हम लिख सकते हैं SAS, मतलब साइड एंगल, साइड प्रतिबंध से और सर्वांग समता प्रतिबंध से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग होंगे। लिखेंगे SAS सर्वांग समता से त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज DPQ। जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे तो यहां से हम देखेंगे कि कोण B जो है कोण P के बराबर हो जाएगा, क्योंकि कोण A कोण D के बराबर है। तो इस हिसाब से यदि एंटी क्लॉकवाइज घूमते हुए हम देखें तो कोण A कोण D के बराबर, तो वहां से कोण B कोण P के बराबर, उसी प्रकार कोण C जो है कोण Q के बराबर हो जाएगा। तो यहां से हम लिखेंगे इसलिए
कोण B बराबर कोण P, और चूंकि दिया हुआ है कि कोण B जो है कोण E के बराबर है, आप देख सकते हैं इसमें कि कोण B जो है कोण E के बराबर है, पहले कथन में दिया हुआ, ठीक है, कोण B कोण E के बराबर है। चूंकि दिया है कोण B बराबर कोण E, तो कोण B जो है कोण P के बराबर भी है, कोण B जो है कोण E के बराबर भी है, तो यहां से हम कह सकते हैं कि कोण P जो है, अतः कोण P बराबर कोण E हो जाएगा। तो यहां हम देख रहे हैं कि दो रेखाओं के बीच, दो रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काट रही है, ठीक है, दो रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काट रही है और उसके एक ओर के बहिष्कोण एवं एक ओर के अंतः कोणों का क्या है, जोड़ा बराबर है, मतलब दोनों बराबर है, कोण P जो है कोण E के बराबर है। तो यहां से क्या बनता है, संगत कोण बनता है। संगत कोण बराबर होते हैं, कब बराबर होते हैं, जब दो समानांतर रेखाओं को, है ना, दो समानांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटे तो उसके एक ओर के बहिष्कोण एवं दूसरे ओर के अंतः कोणों का जोड़ा क्या कहलाता है, संगत कोण कहलाता है। ये आपस में बराबर होते हैं। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि कोण P जो है कोण E के बराबर है, इसलिए यहां से हो जाएगा PQ जो है भुजा EF के समानांतर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि संगत कोण जो है, चूंकि संगत कोण बराबर है, संगत कोण मतलब कोण P और कोण E ये दोनों संगत कोण है और ये क्या है, बराबर है, ठीक है। अब आएंगे हम लोग आगे त्रिभुज DEF में। त्रिभुज DEF में हमारा हो चुका है PQ भुजा जो है EF भुजा के समानांतर हो गया है। तो अब हम आ जाएंगे आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से इसको हल करेंगे। तो अब लिखेंगे त्रिभुज DEF में, त्रिभुज DEF में क्या है, PQ भुजा जो है EF भुजा के समानांतर है, तो लिखें PQ समानांतर EF, इसलिए आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से क्या हो जाएगी, इनकी भुजाएं अनुपातिक हो जाएगी। आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय आप लोग समझ रहे होंगे, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय आप लोग समझ रहे होंगे। आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, यदि आप लोगों को आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय किसी स्टूडेंट को दिक्कत है, आप लोगों में से किसी को भी, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाकर के उसको देख के समझ सकते हैं। तो आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से इनकी भुजाएं क्या हो जाएगी, अनुपातिक, मतलब कि DP बटे P जो है, ठीक है, और बराबर हो जाएगा DQ बटे QF के, या हम लिख सकते हैं P बटे DP बराबर हो जाएगा QF बटे DQ के। तो आइए इधर से हम अनुपात को लिखेंगे, ठीक है, ताकि प्रमेय को हमें हल करने में सुविधा हो, क्योंकि हमें क्या सिद्ध करना है कि AB भुजा जो है इसकी अनुपात D भुजा के बराबर, सॉरी AB और D भुजा का अनुपात जो है BC और D, ना कि हमको DP को सिद्ध करना है ना, D को लेकर के आना है। तो हम इधर से लेके चलेंगे, तो आगे समझिए आप क्यों लेके चलेंगे, देखिएगा आप ध्यान से तो समझ में आ जाएगा। तो ऐसे हम लेंगे P बटे DP, अनुपातिक लिख सकते हैं आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से, PE बटे DP, और बराबर लिख सकते हैं QF बटे DQ, QF बटे DQ, ऐसा लिख सकते हैं। चूंकि हमें क्या लेके आना है नीचे, DE, ठीक है, नीचे क्या लेके आना है DE और ऊपर लेके आना है AB। तो हम यहां जो करेंगे, इस जो अनुपात आया है इस अनुपात में दोनों तरफ हम एक जोड़ेंगे, तो एक जोड़ने से क्या होगा, हमें इस अनुपात में कोई अंतर नहीं होगा, क्योंकि इधर भी एक जोड़ेंगे इधर भी एक जोड़ेंगे, तो दोनों आकर के एक कैंसिल हो जाएगा। तो आइए लिखते हैं, दोनों तरफ एक जोड़ने पर, जब एक जोड़ेंगे तो क्या होगा, PE बटे DP प्लस 1 बराबर QF बटे DQ प्लस 1, क्योंकि दोनों को एक दिए हैं इसलिए दोनों का वैल्यू फिर भी बराबर ही रहेगा। तो अब यहाँ से क्या आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा, PE बटे DP प्लस 1 है, तो यहाँ से PE प्लस, यहाँ से एलसीएम लेंगे तो इन दोनों का DP और P1 का, तो DP आ जाएगा एलसीएम, और DP इधर आकर के ऐड हो जाएगा इसमें, और बराबर इस प्रकार भी इधर ही QF प्लस DQ बटे DQ। तो यहाँ से क्या देख रहे हैं कि PE प्लस DP अब बटा में आ गया DP, अब बराबर QF प्लस DQ अब बटा में आ गया DQ। तो अब यहाँ से ध्यान से देखिएगा कि इसमें हमें आया है प्रमेय में PE प्लस DP, PE प्लस DP, तो PE भुजा की लंबाई और DP भुजा की लंबाई को यदि हम जोड़ें तो क्या आ जाएगा, हमारा टोटल DE की लंबाई आ जाएगी, और उसी प्रकार इसमें है QF और DQ जुटा हुआ है, तो QF भुजा की लंबाई और DQ भुजा की लंबाई यदि जोड़ें तो टोटल लंबाई किसकी आ जाएगी, DF की। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं P प्लस DP के बदले
ठीक है, चित्र को देख करके समझिए। और डीपी को नीचे ही छोड़ देंगे डीपी के बराबर, और बराबर यहाँ क्या लिखेंगे क्यू एफ, ठीक है, सॉरी क्यू एफ नहीं, क्यू एफ अब प्लस डी क्यू बराबर क्या है डी एफ है, तो यहाँ लिखेंगे डी एफ अब बटे डी क्यू, ये आया अनुपात, ठीक है। और यहाँ जो है देख सकते हैं आप लोग कि हमने त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ में जो काटा था ए बी भुजा के बराबर डीपी को और एसी भुजा के बराबर डीक्यू को, तो यहाँ डीपी है और यहाँ डीक्यू है, तो डीपी के स्थान पे हम यहाँ से डी ए बी और डीक्यू के स्थान पे यहाँ से हम एसी लिख सकते हैं, तो इसलिए लिखेंगे यहाँ से जो आया अनुपात डीई बटे डीपी बराबर आया है डीएफ बटे डीक्यू, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं या डीई बटे ए बी और बराबर डीएफ बटे एसी। क्यों? क्योंकि यहाँ जो है हमारा अनुपात क्या दिया हुआ है, लिख देना है आपको कि ए सी बराबर डी क्यू है और ए बी बराबर डी पी है, तो इसलिए डी क्यू के स्थान पे हम ए सी लिख सकते हैं और डी पी के स्थान पे ए बी लिख सकते हैं। तो ये अनुपात हमारा आया। तब इस अनुपात को थोड़ा सा समझेंगे इस फिगर में हम कि डी भुजा का अनुपात भुजा ए बी के अनुपात के बराबर, सॉरी डी भुजा और ए बी भुजा का अनुपात जो है डी एफ भुजा और ए सी भुजा के अनुपात के बराबर है। तो जिस प्रकार से हमने इन दोनों भुजाओं के मतलब त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ में भुजा ए बी और ए सी और डी ई और डी एफ का अनुपात जो लाए हैं क्रमशः बराबर आया है, उसी प्रकार से हम त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ में त्रिभुज ए बी और डी ई भुजा का अनुपात और त्रिभुज ए बी सी में बी सी और ई एफ भुजा का अनुपात क्या ला सकते हैं, बराबर ले सकते हैं। मतलब कि यहाँ से हम यदि डी ई और डी एफ भुजा पे इस रेखा को खींचे हैं तो हम इस रेखा को इस तरफ खींच करके इसके अनुपात मतलब ए बी और ई एफ को बराबर कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग समझ रहे हैं प्रमेय को। तो ऐसे हम लिखेंगे, लिखते हैं इसी प्रकार जिस प्रकार हमने अनुपात डी और डी बटे ए बी के अनुपात को बराबर लाया डी एफ बटे ए सी के अनुपात को, उसी प्रकार हम ला सकते हैं डी बटे ए बी के अनुपात को किसके बराबर, बी सी बटे ई एफ के अनुपात के बराबर। मतलब ई एफ, चूंकि हम डी ई एफ के भुजा को लिखे हैं पहले, तो इधर भी हमें क्या लिखना है, डी ई एफ के भुजा को लिखना है पहले, त्रिभुज डी ई एफ के, तो ई एफ बटे बी सी। तो इस प्रकार हम इसको ला सकते हैं। ठीक है, और इसे हम समीकरण 1 बनाएंगे, उसे समीकरण 2 बनाएंगे। तो समीकरण 1 और 2 को हम ध्यान से देखें तो इसमें भी डी बटे ए बी है और इसमें भी डी बटे ए बी है, तो दोनों समीकरण में है। तो यहाँ से डी बटे ए बी जो है दोनों का वैल्यू डी एफ बटे ए सी और ई एफ बटे बी सी के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं समीकरण 1 एवं 2 से क्या लिख सकते हैं कि डी ई बटे ए बी बराबर डी एफ बटे ए सी और बराबर ई एफ बटे बी सी। ठीक है, या हम यहाँ हमें सिद्ध करने के लिए क्या लिखे थे कि ए बी बटे डी ई बराबर बी सी बटे ई एफ बराबर ए सी बटा डी एफ। मतलब पहले हम इस त्रिभुज के अनुपात को लिखे हैं, है ना, और हम आया है हमारा क्या, इस त्रिभुज का अनुपात। तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, आप इस अनुपात को पलट के लिख सकते हैं। मतलब डी को ऊपर ले जा सकते हैं, ई एफ को इसमें ऊपर ले जा सकते हैं और डी एफ को ऊपर ले सकते हैं। बाकी इस त्रिभुज ए बी सी के तीनों भुजाओं ए बी बी सी और ई सी को क्रमशः नीचे लेके आ सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से हम कर सकते हैं, आप लोग देखिए ध्यान से कि डी ई बटा ए बी है, तो इस तीनों भुजाओं के अनुपात को ऊपर लेके जाते हैं, इस तीनों भुजाओं के अनुपात को नीचे ले आते हैं। तो यहाँ से ए बी बटे डी ई, ठीक है, और बराबर ए सी बटे डी एफ और बराबर बी सी बटे ई एफ। तो आप लोग अब देख सकते हैं ये अनुपात आ गया, ए बी बटे डी ई दिख रहा होगा, ए बी बटे डी ई, ठीक है, ए बी बटे डी ई और बराबर है बी सी बटे ई एफ, बी सी बटे ई एफ और फिर बराबर है ए सी बटे डी एफ के, ए सी बटे डी एफ के। तो ये भुजाएं इसकी क्या हो गई, अनुपातिक हो गई। ठीक है, तो इस प्रकार से त्रिभुज ए बी सी जो है त्रिभुज डी ई एफ के समरूप हो गया। तो ये सेकेंड केस था। ठीक है, सेकेंड केस को आप लोग समझ चुके हैं। अब थर्ड केस में जो है यही प्रोसेस होगा, सेम यही प्रोसेस होगा, क्योंकि यहाँ जो है इसमें त्रिभुज ए बी सी बड़ा था, सॉरी
सेकेंड केस में त्रिभुज एबीसी क्या था, छोटा था, और थर्ड केस में त्रिभुज डीईएफ छोटा है ना। तो जहां जहां हम एबी को अनुपात को लिए हैं वहां वहां क्या करना है, हमको डी के अनुपात को लेकर के सिद्ध कर देना है। मतलब सिर्फ इसका क्या कर देना है, स्थान चेंज कर देना है। और जैसे हम केस 2 को सिद्ध किए हैं, ठीक है, जिस प्रकार से हम केस 2 को प्रमाणित किए हैं उसी प्रकार हम केस थर्ड को भी प्रमाणित कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आप लोग केस थर्ड को प्रमाणित कर लीजिएगा, है ना, और केस फर्स्ट को भी। ठीक है, तो यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, तब तक आप हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।